नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर है और यह लास्ट चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे जो भी बोर्ड मॉडल क्वेश्चन या इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन बन रहा है सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें जो पहला सवाल दिया गया है वह क्वेश्चन है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों का प्रकृति ज्ञात करना है। पहले प्रकृति पता करना है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें। सवाल में यही लिखा गया है कि सबसे पहले क्या करना है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता करना है, यानी नेचर पता करना है, ठीक है ना। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तब उसको भी ज्ञात करना है। अब देखिए, जब थ्योरी वाले वीडियो में आप देखे होंगे कि वहाँ पे आपको बताया गया था कि मूलों का प्रकृति के बारे में। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाता है, यानी कि d का जो वैल्यू है 0 से छोटा हो जाता था तो उसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो जाए, इक्वल टू 0, तो उसका दो समान मूल्य होता है, ठीक है। यदि d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाए, यानी 0 से बड़ा अगर हो जाता है तो उसका दो अलग अलग मूल्य होता है, ठीक है। तो हमको केवल 0 से छोटा जब हो जाएगा उस कंडीशन में लिख देंगे कि इसका मूल्य का अस्तित्व नहीं है, ठीक है ना। अगर 0 के बराबर हो तब भी या 0 से बड़ा हो तब भी, दोनों कंडीशन में मूल्य हम लोग को ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो मूल्य कैसे ज्ञात करना होता है तो आप समझ रहे होंगे। अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2 और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा 2 इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा एक और फार्मूला आपको बताए थे, एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं। तो जो आपको आसान लगता है वो काम कर लेंगे। जैसा कि आप देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। इसमें हम लोग को क्या करना है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा, इसका प्रकृति चेक करना पड़ेगा कि कैसा है। तो इसमें देखिए, सबके कोएफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं। a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर माइनस 3 हो जाएगा और c बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए, हमको पहले d निकालना पड़ेगा। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ये आप लोग जान ही रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, b का वैल्यू आपको माइनस 3 दिया गया है, इसका स्क्वायर कर लेंगे माइनस 4 और a का वैल्यू हो जाएगा 2 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 3 किया कितना होता है 9, अब माइनस आ जाएगा यहाँ पे कितना 4 दूना 8 पंचे 40, ठीक है। इसको जब घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस 31, यानी कि d का जो वैल्यू आएगा वह क्या आ गया 0 से छोटा आ गया। और आपको अभी जस्ट बताए हैं और फार्मूला वाले वीडियो में भी लिखा हुआ है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि यदि d का जो वैल्यू है 0 से छोटा आ जाए, 0 से छोटा मतलब माइनस में अगर आ गया तो इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, तो इसका मूल्य निकालना ही नहीं है। नहीं, यहाँ पे लिख देंगे कि अतः इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। दूसरा नंबर सवाल क्या है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में देखिए दूसरा सवाल दिया गया है, इसको भी चेक कर लेते हैं कि वास्तविक मूल्य होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए भी क्या करना है, देखिए बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं आपको करना है। सबसे पहले कोएफिशिएंट को लिख लीजिए। कोएफिशिएंट क्या है भाई, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3 और b बराबर देखिए साइन के साथ लेना है, ठीक है। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में ही लिखागा, माइनस 4√3 और c बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर यह प्लस में होता तब तो कोई बात ही नहीं। फिर फार्मूला तो हमको यही लगाना है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो इतना बार लिखो इसको कि याद हो जाए, लिखते लिखते अलग से याद करने की जरूरत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए b का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 4 हो जाएगा। यहाँ से 4ac है ना भाई, 4 तो 4 ही रहेगा, a का मान 3 हो गया और c का मान कितना है 4 है। जो वैल्यू है उसी को लिखा गया। अब देखिए, इसको जब आप बनाएंगे तो आ जाएगा 4 चौका 16 48 होता है और माइनस हो जाएगा 48, ये भी, और बराबर में क्या हो जाएगा 0। देखिए, किसी को अगर ये बात नहीं समझ में आएगा तो इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 4√3 का होल स्क्वायर है तो इसको हम लोग दो बार लिख सकते हैं, 4√3 गुना 4√3। 4 को 4 से गुना करेंगे तो 16 होता है और √3 गुना √3 कितना होता है 3 होता है। बताइए 16 गुना 3 कितना होता है 48 होता है। इतना यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट 48 लिखा गया, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस अच्छा -4√3 का होल स्क्वायर। हाँ यहाँ पे माइनस है, ठीक है। चलो, चूंकि यहाँ देखिए b का वैल्यू जो आपको दिया गया है और माइनस में, माइनस छूट गया था तो माइनस होगा। और इसको देखिए स्क्वायर करेंगे तो
स्क्वायर में वैल्यू पॉजिटिव ही आता है, क्योंकि 2 बार गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो थोड़ा सा छूट जाता है। चलो तो ये क्या हो जाएगा आपको 48 माइनस 48 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो 0 के d का वैल्यू 0 के बराबर हो गया, और हम लोग जानते हैं कि जब 0 के बराबर होता है तो उसका मूल निकलता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका 2 वास्तविक मूल होगा नहीं, तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण का वास्तविक मूल होगा नहीं, इतना बात लिख देंगे होगा। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है, इधर थोड़ा सा मिटा लेते हैं, ये तो आप लोग को बता ही चुके हैं। चलो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, डी निकल चुका है तो लिखेंगे अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटे 2a। अब देखो b माइनस बी है, ये माइनस हो जाएगा, और b का वैल्यू कितना -4 रूट 3, और प्लस रूट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा 0, और बट्टे क्या हो जाएगा 2 इंटू a का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से देख करके लिख लेंगे 3 नहीं, देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +4 रूट 3, और 0 का तो 0 ही रह जाएगा, तो इससे आप कोई मतलब ही नहीं है, और बट्टे हो जाएगा कितना 6। अब इसको आप काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 होता है। अब देखिए इसको लिखेंगे 2 रूट 3, अब बट्टे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए एक और बात यहाँ से समझने का कोशिश कीजिएगा कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 रूट 3 अब बट्टे 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 गुना √3, लिख सकते हैं कि नहीं, √3 गुना √3 3 होता है ना, तो 3 की जगह पे ये लिख सकते हैं ना। इससे देखिए इसको क्या करेंगे, काट देंगे, तो इसका वैल्यू आपको आ जाएगा 2 रूट 3। देखिए एक मूल्य निकल गया आपका, ठीक है। अब देखिए एक और हम लोग को निकालना है, एक और निकालना है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, दूसरा मूल्य निकालेंगे, तो बीटा बराबर होता है -b माइनस रूट डी बटे 2a। फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस और माइनस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 रूट 3, और माइनस रूट डी बट्टे हो जाएगा 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 रूट 3/6 हो गया। अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4 2 तिया 6, फिर से ये हो जाएगा आपको 2 रूट 3 बटे 3 होगा ना। तो इसको हम लोग नेक्स्ट आप लोग नीचे करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 2 रूट 3 बटे 3 को फिर से क्या लिखेंगे, √3 इंटू √3, √3 से √3 कट जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या बच जाएगा 2/√3। तो देखिए दोनों इधर भी आ गया 2/√3, और बीटा का वैल्यू भी आ गया 2/√3। अब एक्चुअली में ये दोनों तो बराबर आना ही था, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, यदि d बराबर b² - 4ac 0 के बराबर होता है तो उसका 2 समान मूल होता है, 2 बराबर मूल होगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू जितना आएगा उतना ही बीटा का भी आएगा, तब ये ना बराबर मूल होगा। देखिए वही चीज तो आया है नहीं, यानी कि इसका हम लोग दोनों मतलब वास्तविक मूल्य निकाल चुके हैं, ठीक है, कंप्लीट हो गया। फिर एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये आपको 2x² - 6x + 3 = 0 दिया गया। देखिए इसका भी हम लोग को पहले नेचर चेक करना है, यानी कि मूलों का प्रकृति चेक करना। चेक कैसे करेंगे, तो इसके लिए भी हमको d निकालना पड़ेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं 2, b का वैल्यू हो जाएगा -6, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। देखिए a b और c सबका कोएफिशिएंट है, ये सब चीज बता चुके हैं पहले। अब देखिए d बराबर फिर से लिखेंगे b² - 4ac, फार्मूला है। अब देखिए यहाँ से b का वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर -4, और a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, और c का वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुना करेंगे, 6 को 6 से तो कितना हो जाएगा 6 36, और -4 गुना 8 3 24, तो इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा, मतलब कि घटाएंगे तो 12 आ जाएगा, d का मान 12 आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व करना। अब यहाँ से देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे कि अतः इस समीकरण का वास्तविक मूल होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे अल्फा बराबर -b प्लस √d बटे 2a। अब एक बात को समझिए, जैसे कि d का वैल्यू हम लोग को आ गया, तो ये बात चूंकि पूछा गया है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें भी ज्ञात करें, तो आपको लिखना पड़ेगा कि इसका मतलब कि वास्तविक मूल्य होगा तब हम लोग को ज्ञात करना पड़ेगा। ज्ञात करने के लिए आप फार्मूला जानते हैं, तो माइनस से एक फार्मूला से हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे गौर से b का वैल्यू कितना दिया गया -6, प्लस √d का वैल्यू अभी कितना है 12, बटे 2 इंटू 2।
अब देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा +6। अब +6 को हम लोग लिख सकते हैं 2√3। 12 का वर्गमूल कितना होता है 2√3 लिख सकते हैं। अब बट्टे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं तो 3 प्लस √3 बट्टे कितना हो जाएगा 4। इसको हम लोग काट देंगे 2 से तो ये हो जाएगा आपको 3 प्लस √3/2। देखिए एगो मूल आपका आ गया ये, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ से हम लोग जब बीटा निकालेंगे सेम फार्मूला आएगा, खाली माइनस लग जाएगा, नहीं -b माइनस √b/2 है। माइनस एक फार्मूला से और इसका वैल्यू -6 और √b का वैल्यू कितना 12। आ रहा है समझ में कि नहीं, सब लोग समझ रहे हैं। उसके बाद क्या करना है, बट्टे में 2 है, इंटू a का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, a का वैल्यू भी 2 ही है। फिर से देखिए माइनस माइनस प्लस, खाली ये माइनस हो जाएगा नहीं, और इसको फिर से लिखेंगे 2√3 और बट्टे 4। फिर से 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 माइनस √3 और बट्टे कितना आ जाएगा 4। इसको 2 बार में काट देंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस √3/2। ये आपको आ गया बीटा का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, बीटा का वैल्यू आ गया। यानी कि आप देखिए कि अल्फा का वैल्यू आ गया 3 प्लस √3/2 और बीटा का आ गया 3 माइनस √3/2। आपको पहले ही बोले थे कि जब 0 से बड़ा होगा तो उसका 2 अलग अलग मूल्य निकलेगा। तो देखिए एगो प्लस में एगो माइनस में, तो अलग अलग हो गया। प्लस माइनस में तो बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ज्ञात करना था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, पहले नेचर पता कर लिए, अगर मूलों का अस्तित्व है तो उसको ज्ञात करेंगे और नहीं रहेगा तो एक लाइन में लिख देंगे कि इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होगा। ये 3 क्वेश्चन था, तीनों खत्म हो गया। अब हम लोग इसका दूसरा सवाल देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए इसका दूसरा नंबर सवाल जो दिया गया, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन जैसा है उसी टाइप का ही भी है, इसको थोड़ा समझिएगा। कहता है कि k का एक ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको दिख भी रहा होगा क्वेश्चन में कि दोनों क्वेश्चन लिख दिया गया है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिया गया है, दोनों लिखा जा चुका है। कहता है k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर होंगे। यही क्वेश्चन है सर, ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर होंगे। तो देखिए दोनों मूल बराबर होंगे, इसके लिए कंडीशन होता है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे a का वैल्यू देख लीजिए 2 हो जाएगा और b का वैल्यू यहाँ पे देखिए कांस्टेंट नंबर को लिखा जाता है। यहाँ पे b का वैल्यू कोई नंबर जो होता था, नंबर को छोड़ करके k लिख दिया है, ठीक है। तो b बराबर हम लोग क्या करेंगे k ही लिखेंगे और c बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले जो इक्वेशन रहता था कि यहाँ पे 5x होता था, 12x होता था, कुछ भी होता था, लेकिन अभी उसके जगह पे k लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि चर मान था आपके पास x है, ये आपको k जो है कांस्टेंट नंबर है, तो b बराबर क्या लिखेंगे k। अब ये लिख दिए। अब इसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे, ये आपको लिखना पड़ेगा d बराबर b² माइनस 4ac। इसको पहले चेक कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे b यानी कि b का वैल्यू कितना है k² माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, यानी कि k² माइनस कितना हो जाएगा 24, ठीक है। अब ये तो हो गया, इतना तक हम लोग सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब लिखा है कि k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर हों। तो लिखेंगे दोनों मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 हो। तो बात को आप समझिएगा, जैसे कि आप समझिए कि दोनों मूल बराबर होंगे। आपको दोनों मूल बराबर कब होता था, जब d बराबर 0 हो जाता था। अरे d बराबर b² माइनस 4ac 0 हो या फिर d बराबर 0, एक क्या बात हुआ ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। d बराबर जब 0 होता है तभी ना दोनों मूल बराबर होता है। तो हमको अभी क्या करना पड़ेगा, d को 0 करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि दोनों मूल बराबर होना चाहिए। तो होगा तभी ये, यहाँ देखिए स्पष्ट लिख दिया ना, दोनों मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 हो, तभी ये बराबर होगा। अब देखिए अभी हम d का मान कितना निकाले हैं, d का मान निकाले हैं k² माइनस 24 और d का वैल्यू कितना है 0, तो इसके बराबर 0 लिख सकते हैं। अरे d का यहाँ पे देखिए d बराबर, ये तो b² माइनस 4ac को सॉल्व किया तो k² माइनस 24 आ गया ना, और d के जगह पे क्या रखेंगे 0। तो हम लोग पहले इसको लिख दिए हैं, d का वैल्यू बाद में लिखे हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे कि k² बराबर हो जाएगा 24, तो k बराबर क्या हो जाएगा √24 होगा कि नहीं। तो देखिए k बराबर रूट से जब कोई नंबर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ निकलता है, इसका हो जाएगा 2√। आप एक बात लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√6, 2 दूना 4 6 24 होता है, ठीक है। तो इसका जो मूल होगा एगो आपको लिख सकते हैं प्लस में 2√6 और दूसरा हो जाएगा माइनस में
2√6, तो दोनों मूल हो गया। आ गया ना, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इस बात को यहाँ पे समझिएगा कि रूट से जब कोई नंबर निकलता है तो प्लस माइनस के साथ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस 2√6 हो जाएगा। एक बार प्लस में नंबर लिख लो, दूसरे बार माइनस में लिख लो। और जो कंडीशन था, कंडीशन तो बता ही नहीं। फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, इसमें भी देखिए के का ही वैल्यू ज्ञात करना है आपको। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको यहाँ पे देखिए कोई भी साइन नहीं दिया गया, मतलब क्या गुना होगा, तो इसको गुना कर लेते हैं। तो के एक्स को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, और फिर के एक्स को -2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा -2 के एक्स और +6 बराबर 0। अब देखिए आपको ये क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। जबकि पहले से आपको इस तरह का नहीं दिख रहा था। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि सबको अलग अलग कर लेते हैं। a बराबर हो जाएगा कितना, के, b बराबर हो जाएगा -2 के, कितना हो जाएगा -2 के, और c बराबर हो जाएगा कितना 6। अब यहाँ से देखिए d बराबर होता है b² - 4ac, ठीक है। तो अब देखिए b का वैल्यू हो जाएगा -2k का स्क्वायर और -4, और a का वैल्यू k हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे 2 दूना 4k स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा 24k हो गया। अब इससे ज़्यादा तो हम लोग इसको कुछ कर भी नहीं सकते हैं अभी, लेकिन कहा गया है इसमें कि दोनों मूल बराबर होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मूल बराबर होने के लिए, तो दोनों मूल बराबर का कंडीशन क्या था कि यदि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि दोनों मूल बराबर होंगे यदि d बराबर 0 हो, तो d बराबर अगर 0 होगा तब ये ना दो मूल बराबर होगा। और यहाँ पे बोला गया है कि दो मूल बराबर, के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए दोनों मूल बराबर होंगे, ठीक है ना। तो के का हम लोग को वैल्यू ज्ञात करना है। तो अब देखिए हम लोग को क्या करना है कि चलिए b² - 4ac को सॉल्व किया है तो आपके पास ये डाटा आ गया, लेकिन d को हमको 0 करना है। d 0 होगा तब ये दोनों मूल बराबर होगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4k² - 24k बराबर 0। 0 हो गया बराबर में, तो दोनों मूल बराबर होना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे कि 4k आप कॉमन ले लीजिए, तो k - 6 हो जाएगा बराबर कितना 0। अब देखिए गुना में हम लोग क्या काम करते थे, इधर से समझ लीजिए कि एक बार हो जाएगा इसके बराबर 0, ठीक है। 4k बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 0/4 हो गया ना। दूसरा कंडीशन में आपका आ जाएगा k - 6 बराबर 0, तो k बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हम लोग को k का वैल्यू चाहिए था जो कि आपका कितना आ गया 6 आ गया। तो k बराबर आपको कितना लेना है 6, यानी कि k बराबर जब आप 6 लेकर के इक्वेशन पूरा करेंगे तब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक d का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है ना, और दोनों मूल बराबर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे k बराबर 6 हो गया, और इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी वैल्यू निकल गया, और इसको 4k बराबर 0/4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही आपका मूल ज्ञात करना था, और इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। तीसरा नंबर सवाल कहता है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई के दुगुनी और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। आप मिलाइएगा, क्वेश्चन एकदम ट्रू यही होगा। क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगुनी और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि लंबाई और चौड़ाई हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। और कहता है कि लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई को अगर हम लोग मान लेते हैं तो लंबाई को उससे 2 से गुना कर देंगे तो लंबाई भी हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना कि बगिया लिखा हुआ है ना, बगिया की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी 2x मीटर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि बोला गया कि लंबाई जो है चौड़ाई का दुगुना है, और क्षेत्रफल देखिए कितना, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लंबाई आपको 2x है और चौड़ाई कितना है x है, यानी कि अगर एक भुजा का जो भी वैल्यू होगा चौड़ाई का उससे दुगुना लंबाई होगा। बात समझ गए ना? तो निश्चित रूप से ये रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। और नहीं तो अगर मान के चलिए कि लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो जाता तो स्क्वायर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोल दिया कि लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुना है, तो मतलब हम लोग को क्या करना है कि आयत जैसा ही फिगर शेप होगा और उसी का फार्मूला लगाना। तो हम लोग जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, होता है कि नहीं? और देखिए क्षेत्रफल आपको अभी कितना दिया गया है 800 और लंबाई आपको हो जाएगा 2x गुना चौड़ाई कितना होगा s, या हम लोग लिख सकते हैं 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 800/2, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा कितना 400, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 400। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर बराबर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 ही होता है ना, और इसको क्या करेंगे स्क्वायर से स्क्वायर काट देंगे, यानी x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। x बराबर कितना आ गया 20। x हम लोग क्या माने थे, चौड़ाई को माने थे, तो चौड़ाई तो हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः चौड़ाई x बराबर कितना आ गया 20 मीटर तथा लंबाई कितना है 2x ना, इसको लिख देंगे 2 इंटू 20, यानी कितना आ जाएगा 40 मीटर। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नहीं, अंतिम में लिख देंगे कि अतः बगिया बनाना संभव है, x बराबर 20 मीटर, यानी कि चौड़ाई बराबर 20 मीटर और लंबाई बराबर 40 मीटर। देखिए लंबाई चौड़ाई का दुगुना हो गया ना, 20 का दुगुना 40 होता है ना, समझ में आया कि नहीं आया? देखिए इसमें कुछ बस मान लिया है, चौड़ाई को आप x मानिए, लंबाई 2x हो जाएगा, क्षेत्रफल दिया ही होगा, और क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी, यानी लंबाई गुना चौड़ाई होता है। क्षेत्रफल का वैल्यू आपको दे दिया गया है, यहाँ से कैलकुलेशन करके निकाल देना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं ना। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यही बात बोला गया है। अब देखिए सवाल शुरू करता है कि यदि दो मित्र के आयु का योगफल 20 वर्ष है, दो मित्र के आयु का योगफल 20 वर्ष है तथा 4 वर्ष पहले उनके आयु का गुणनफल 48 था। कितना था 48 था, तो उनकी आयु ज्ञात करना है। क्या करना है, उनकी आयु ज्ञात करना है। सवाल पहले बोला है क्या निम्न स्थिति संभव है, यानी कंडीशन बता रहा है, यदि है संभव तो क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे, पहले डाटा लिख लेते हैं, यदि संभव होगा तो ज्ञात करेंगे, नहीं होगा तो बातें खत्म है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है कि दो मित्र के आयु का योग दिया गया है 20 वर्ष और गुणन 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो यहाँ पे इस टाइप का हम लोग पहले भी सवाल पढ़ चुके हैं। दो मित्र के आयु का योग दिया गया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि पहली मित्र का आयु x वर्ष है तथा दूसरी मित्र का आयु कितना हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष होगा। ठीक है, अब बात को समझिए कि अगर दो आदमी के आयु का योग अगर 20 वर्ष दिया गया है, उसमें से अगर एगो का पता चल जाए कि वो 8 साल का है तो दूसरा का पता करना आसान है ना जी। दूगो का योग 20 वर्ष है, पता चल गया कि दूसरा जो है वो 8 साल का है, तो पहला जो होगा वो पक्का 12 साल का होगा, तब ना 12 8 20 होगा जी। तो 12 कहाँ से आया, तो 20 में से 8 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। यानी ऐसा सवाल पहले भी बता चुके हैं। अब देखिए एगो का जब हमने एक्स मान लिया था तो जान गए कि एगो एक्स वर्ष का है, तो दूसरा जो होगा वो 20 माइनस एक्स होगा। अब एक्स का जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पहले या पूर्व, पूर्व मतलब पहले ही होता है, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। एज वाला क्वेश्चन तो बता चुके हैं कि क्या होता है। अब देखिए वर्तमान में कोई आदमी अगर x वर्ष का है तो 4 वर्ष पहले कितना का होगा, x माइनस 4 वर्ष का ही तो होगा। नहीं, बात समझ में आ रहा है कि अभी मान के चलिए कोई अगर 25 साल का है तो 4 वर्ष पहले वो पक्का 21 साल का होगा।
क्या किए, 25 में से 4 को घटा दिए। यानी कि यहाँ तो अभी हमको डाटा पता नहीं है, x मान है, तो x में से ना 4 को घटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व है, तो फिर यहाँ पे पहले मित्र का हो गया, फिर लिख देंगे दूसरे मित्र का। ऐसे कर दीजिए, यहाँ भी हो गया 4 वर्ष पूर्व, दूसरे मित्र की आयु। दूसरे मित्र की आयु कितना आ जाएगा, ये देखिए, ये तो ऑलरेडी 20 माइनस एक्स और माइनस कितना आ जाएगा 4 वर्ष होगा कि नहीं होगा। अरे 20 माइनस एक्स तो दूसरा मित्र का है ही, इसमें से 4 वर्ष पहले पूछ रहा था, इसमें से 4 घटाएंगे ना। 20 माइनस एक्स तो पहले से है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और 4 वर्ष पूर्व का पूछ रहा था, इसी में से ना 4 वर्ष घटा देंगे, तो यानी कि आपके पास आ जाएगा कितना, 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स वर्ष होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कहा था यही ना बोला था कि 4 वर्ष पहले दोनों के आयु का गुणनफल 48 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, यानी कि x माइनस 4 पहला मित्र का और 16 माइनस एक्स कितना है दूसरा मित्र का, दोनों का गुणनफल कितना है 48। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा कितना 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x बराबर कितना 48। अब यहाँ से देखो, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x और माइनस 64, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 48 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x और इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा 8 4 12 यानी माइनस 112 बराबर कितना आ जाएगा 0। माइनस को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। एक बार और लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। देख लो नीचे दिख रहा है कि नहीं। चलो ठीक, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अब क्या करेंगे कि हम लोग को चेक करना है निम्न स्थिति संभव है कि नहीं। तो कैसे चेक होगा, तो हम लोग डी निकाल के देख लेते हैं, पता चल जाएगा। अगर 0 से छोटा आ गया तो संभव नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा तो मूल निकालिए देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस 20, और देखिए c बराबर कितना हो जाएगा 112। क्लियर है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, लिख लेते हैं d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है फार्मूला। b का वैल्यू कितना दिया गया माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 112। 20 को गुना करने पर 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और माइनस 112 चौका कितना आ जाएगा 448 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए 400 में से 448 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 48 होगा कि नहीं, 0 से छोटा आ गया। यानी कि लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे लिख देंगे अतः स्थिति संभव नहीं है, नहीं, ठीक है। बोला था ना संभव नहीं, यानी 0 से छोटा हो गया, यानी इसका मूल नहीं निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आपको समझ में भी आया होगा। जैसे जैसे बोला गया है बस वैसे कर दिया गया है। क्या अगर कहीं से कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया गया था कि 4 वर्ष पहले दोनों मित्र के आयु का गुणनफल 48 हो जाएगा, इसका मतलब है कि 4 वर्ष पहले 48 नहीं होता होगा, कुछ और होता होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर 48 हो जाता तो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए ना, नहीं हुआ, इसका मतलब है कि स्थिति संभव नहीं है। अब क्वेश्चन भी पहले ही पूछ दिया कि अगर संभव है तभी ज्ञात कीजिए, तो संभव नहीं है तो ज्ञात नहीं करना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अभी अगला सवाल जो यहाँ पे दिया गया है 5 नंबर सवाल कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्वेश्चन हम लोग के पास यही है कि क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर वाला एक पार्क बनाना संभव है, यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो देखिए ऐसे प्रश्न के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो ये तो हम लोग जानते नहीं हैं तो मान लेंगे नहीं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि पार्क की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है, मान लिए। अब देखिए क्वेश्चन में
परिमाप क्या इतना दिया गया है, यहाँ पे लिख देंगे परिमाप बराबर कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये डाटा को हम लोग लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ से लिखेंगे कि परिमाप बराबर जो फार्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी कि लंबाई प्लस एल प्लस बी। परिमाप जो होता है वह क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई। अब देखिए एक्चुअली में हम लोग को यहाँ पे परिमाप का वैल्यू दे दिया गया है 80 और ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी अब नहीं लिख करके हम लोग लंबाई को एक्स माने हैं, इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत? देखिए 2 से इसको काट देंगे 40 बार में कट जाएगा और इसी को हम लोग लिख सकते हैं या एक्स प्लस वाई बराबर 40। ठीक है, अब चाहे तो इसको भी इक्वेशन 1 कर सकते हैं, लेकिन अभी करने से बेहतर होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x बराबर आप लिख लो 40 माइनस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा इक्वेशन 1। जबकि क्षेत्रफल जो दिया गया है, क्षेत्रफल जो दिया गया है वह क्षेत्रफल हो जाएगा आपको, क्षेत्रफल होता है L इंटू बी। क्षेत्रफल तो यही होता है L इंटू बी। तो क्षेत्रफल अभी हम लोग को कितना दिया गया है 400, लिखेंगे 400 बराबर हो जाएगा x इंटू वाई, क्योंकि लंबाई आपका कितना x दिया गया और चौड़ाई y है, माने हैं हम लोग, तो इसको हम लोग x y बराबर लिख सकते हैं। किसी भी चीज का क्षेत्रफल को कैसे लिखते हैं, जब लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई को गुना करते हैं तो यानी कि x y बराबर कितना आ जाएगा, ये आप किसी को लिख सकते हैं x y बराबर 400। ठीक है, और इसको आप कर लो समीकरण 2। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को x का मान ऑलरेडी पता है, x बराबर 40 माइनस वाई। अगर समीकरण 2 में x का मान रख देते हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाएगा। यहाँ पे एक लाइन लिख लेंगे कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में जब आप x का मान रखेंगे तो x यहाँ पे इक्वेशन 1 एक्स वाई बराबर कितना दिया गया है 400, और जबकि हम लोग को x का वैल्यू कितना पता है, x के जगह पर लिख सकते हैं 40 माइनस वाई, अब बराबर ये तो y रहबे करेगा ना, बराबर कितना आ जाएगा 400। आप बात को समझिएगा क्या होगा, ये x का वैल्यू हम लोग 40 माइनस वाई लिखे हैं, y के जगह पे y अभी भी है, बात समझ रहे हैं ना। अब इसको जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40y माइनस वाई स्क्वायर, और इसको भी इधर लेके चला माइनस 400 बराबर 0, या फिर लिख सकते हैं माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 दैट इक्वल टू 0। माइनस को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 40y, माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस 400 बराबर कितना हो जाएगा 0, या फिर लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से हम d निकाल के भी निकाल सकते हैं या गुणनखंड भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फैक्टराइजेशन ज़्यादा अच्छा रहेगा, वाई स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 20y और माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0। बात को समझिएगा। अब देखिए माइनस 20 और माइनस 20 माइनस 40y हो जाएगा, होगा कि ना। अब जब जी क्या करेंगे कि ये दोनों को गुना करेंगे तो 400 के बराबर भी होगा, होगा कि नहीं। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा y माइनस 20 और इधर माइनस 20 कॉमन लेंगे, ये भी हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0, होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे y कॉमन लिए तो इसमें क्या केवल y बचेगा, तो y माइनस 20 और यहाँ पे माइनस 20 कॉमन लेंगे तो ये भी y माइनस 20, क्योंकि 20 को गुना करते हैं तो 400 हो जाता है। ठीक है ना, 20 का वर्ग 400 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 20 यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए इसको क्या करना है, इधर से लिख देना, यहाँ से समझिए। अब देखिए यहाँ पे y माइनस 20 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसको हम लोग एक बार लिख सकते हैं y माइनस 20, तो बचेगा क्या y माइनस 20 ही ना बच जाएगा, इसको फिर से लिखेंगे y माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 करना है तो y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 20, और फिर हो जाएगा y माइनस 20 बराबर 0, तो y बराबर फिर से कितना आ जाएगा 20 ही आ जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे y का दो वैल्यू आ गया और दोनों आपका प्लस में ही है। लेकिन अगर जैसे कि हमको, क्योंकि आप लंबाई और चौड़ाई दोनों अलग अलग माने, एगो को x माने एगो को y माने, अगर मान के चलिए कि हमको x का भी वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे देखिए दोनों के बराबर ही वैल्यू, तो हम लोग लिख सकते हैं
तो समीकरण एक में y का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण एक क्या था, यही ना था, x बराबर 40 माइनस वाई, हम लोग लिख सकते हैं x बराबर 40 या माइनस वाई का मान अभी कितना है, यानी कि x बराबर कितना है 20, यानी कि लंबाई भी 20 मीटर आ गया और चौड़ाई भी 20 मीटर आ गया। तो आप लोग से पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था, क्या एक मतलब कि ऐसा पार्क बनाना संभव है जिसका परिमाप 80 हो और क्षेत्रफल 40 हो, नहीं अति 400 मीटर स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे हाँ ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है ना, ऐसा पार्क बनाना संभव है क्योंकि लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर भी 20 मीटर आ चुका है, ठीक है। तो यही आपके पास क्वेश्चन था और इसमें कुछ पूछा गया है क्या सवाल में, 1 मिनट रुको, बस लंबाई और चौड़ाई ही ज्ञात करना है ना, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो दोनों हम लोग को कितना कितना आ गया 20 आ गया। कोई दिक्कत कहीं से, कोई सवाल में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना। देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, परिमाप चूंकि दे दिया गया है और अभी यहाँ पे आप परिमाप जो होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है और क्षेत्रफल जो होता है वह L × B है। चूंकि अभी क्लियर नहीं किया गया था कि आयत होगा कि वर्ग होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन में क्योंकि आप जो लंबाई और चौड़ाई निकाले, अभी देखिए एक्चुअली में जो पार्क आपका बनेगा ना वो वर्गाकार पार्क बनेगा। कैसा बनेगा, वर्गाकार पार्क बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वर्गाकार पार्क बनेगा, क्योंकि यहाँ पे लेंथ जितना है विड्थ भी उतना ही है, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गया। और लंबाई चौड़ाई जब बराबर होता है तो कैसा शेप बनता है, वर्गाकार बनता है, वर्ग बनता है, क्योंकि वर्ग का ही लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्षेत्रफल जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगा दिया और परिमाप का फॉर्मूला लगा दिया। क्लियर है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो गया और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।